नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। नए साल के पहले दिन ही लालू प्रसाद यादव ने सियासी धमाका कर दिया, जिसके बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक पूरी सियासी भूचाल आया हुआ है, सियासी हलचल है। खबरों में अगर कोई बना हुआ है तो वो है बिहार और बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव से जब नए साल के पहले दिन ही ये पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर वापसी करते हैं तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, हम उन्हें माफ करने के लिए भी तैयार हैं। वही भागकर चले जाते हैं। यानी कि उनका कहना है कि उनकी तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने गठबंधन तोड़ा हो, बल्कि नीतीश कुमार ही हमेशा चले जाते हैं और उनके लिए दरवाजे खुले हैं, कभी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए थे। उससे पहले आपको याद ही होगा, आरजेडी की तरफ से उनके विधायक ने भाई वीरेंद्र सिंह जो है, उन्होंने भी ये इस तरह का बयान पहले ही दिया था कि सियासी तौर पर कोई भी पॉसिबिलिटीज जो है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब इस ऑफर में एक और नाम जुड़ गया है, वो है कांग्रेस का। कांग्रेस के कई नेताओं से सवाल पूछे गए, जब वो बिहार के भी जो नेता हैं और जो केंद्र में भी हैं, उनसे जब पूछा गया राष्ट्रीय नेताओं से कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं, अगर वो वापस आते हैं तो क्या आपके दरवाजे खुले हैं? तो सीधे तौर पर ये ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार को। ये कहा गया है कि जितने भी गांधीवादी हैं उनका स्वागत है। जो गोडसेवादी हैं अगर उनको छोड़कर वो गांधीवाद की तरफ आते हैं, क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार की विचारधारा यही रही है, ये कांग्रेस का कहना है, तो उनका स्वागत है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी उनको ऑफर दे दिया गया है। इंतजार रहेगा कि लेफ्ट पार्टीज की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। अब इसको लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं, तो क्या आप उधर जाएंगे, आप क्या इस पर कहेंगे? तो वो सिर्फ हाथ जोड़ते हुए ही नजर आए। यानी कि अभी नीतीश कुमार की चुप्पी लग रहा है, एक लंबा दौर जो है उसका देखने के लिए हमें मिलेगा, क्योंकि लगातार जब से अमित शाह ने ये बयान दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपमानजनक उन्होंने बयान दिया है, तब से इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद अपने लब खोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने अपने लब सिले हुए हैं, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली आए, दिल्ली आकर भी उन्होंने बीजेपी के किन्हीं नेताओं से मुलाकात नहीं की, सिर्फ उन्होंने अपने आंखों का चेकअप कराया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से उन्होंने मुलाकात की और उस दौरान भी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता से गुपचुप नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। कई तरह के नाम जो हैं वो दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है, कोई और नाम ले रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें से किसी एक नेता से गुपचुप नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात हुई है। ना तो आते वक्त, ना ही जाते वक्त, ना ही अभी। हम लगातार ये देख रहे हैं कि मीडिया नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये माना जाता है जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो कोई ना कोई वो बड़ा फैसला लेते हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की सरकार को दिल्ली में बैठे लोग चला रहे हैं और 12 जो सांसद हैं नीतीश कुमार के, उन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि दिल्ली में बैठे लोग बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। 4 लोग हैं ऐसे जो कि दिल्ली से सीधे संपर्क में हैं, पार्टी टूट सकती है। इस तरह की तमाम बातें कही गई। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनसे इंडिविजुअली यानी कि अलग-अलग पैमाने पर अलग-अलग तरह से उनसे बात कर रही है, उनसे डील कर रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, नए साल है, 2025 का आगाज हो चुका है, जो 2 बैसाखियां हैं, उन बैसाखियों पर कब तक ये सरकार चलती रहेगी और कब तक इसी तरीके से उनको घुटनों पर आना पड़ता रहेगा, क्योंकि जेपीसी में उनको वक्फ बोर्ड का बिल भेजना पड़ा। एक वन नेशन वन इलेक्शन पर आपने देखा कि कितनी फजीहत उनकी संसद में हुई। और इसी तरह से कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर बैकफुट पर इस सरकार को आना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कमजोर, उनको इस तरह की कड़ी नजर आते हैं कि शायद उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया। और उन्हें एकनाथ शिंदे की तलाश है नीतीश कुमार की पार्टी में, और ये कहा जा रहा है कि संजय झा वो नाम हो सकते हैं।
और आरिफ मोहम्मद खां को जिस तरह से राज्यपाल बनाकर भेजा है और आज उन्होंने 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ले लिया। उन्होंने नीतीश कुमार ने उनसे तो मुलाकात की ही और इसके साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है आरिफ मोहम्मद खान ने। और आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार के साथ उनके पैतृक गांव भी गए हैं। और जब ये पूछा गया आरिफ मोहम्मद खान की मौजूदगी में नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार से ज्यादा आरिफ मोहम्मद खान जवाब देते हुए नजर आए कि आज तो शपथ का दिन है और इस तरह की आप सियासी बातचीत या इस तरह के सवाल ना ही पूछें। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को जो बनाकर राज्यपाल भेजा है वो ऐसे ही नहीं भेजा गया है। केरल से उनको बिहार भेजा गया है और बिहार में जब उनको भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इस तरह की सुगबुगाहट है। बीजेपी को की अंदाजा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं और ऐसे में वो विधानसभा भंग करें या किसी भी तरीके से वो पलटी मारे तो इससे पहले ही एक मजबूत राज्यपाल को जो उनके कहने पर उनके इशारे पर काम करे यानी कि आरिफ मोहम्मद खान, उनको वहां पर राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बयान हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री का बयान हो बिहार के, जब उनका ये कहना हो कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब पूर्ण बहुमत से बीजेपी की अपने दम पर सरकार बनेगी, या फिर अमित शाह का ये कहना हो कि कौन चेहरा होगा पार्लियामेंट्री बॉडी ये तय करेगा। जब से ये बयान आए हैं तब से ही आप ये देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टाइमलाइन, आप ट्विटर टाइमलाइन जाकर देखिए और प्रगति यात्रा के दौरान जो उनके पोस्टर्स जारी किए गए हैं उनको भी आप देखिए। उससे साफ आपको अंदाजा हो जाएगा कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी में अपने आप को पूरी तरीके से असर्ट कर रहे हैं। वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 से लेकर 30 तक सिर्फ नीतीश कुमार, यानी कि अगर बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी का ये कहना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन क्या उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये साफ तौर पर अंदाजा है, उन्हें ये पता है कि बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है और महाराष्ट्र जैसा खेल उनके साथ भी हो सकता है। यही वजह है कि इससे पहले बीजेपी अपना कोई खेल खेले, अपना कोई दाव चले, अपनी शतरंज की चालों में वो कामयाब हो जाए, उससे पहले ही नीतीश कुमार अपनी चाल चलना चाहते हैं। यही वो महीना था जब इंडिया गठबंधन से एनडीए में वो गए थे और क्या इसी महीने में एनडीए से वो इंडिया के पाले में आ सकते हैं? कांग्रेस से लेकर लालू प्रसाद यादव सबकी तरफ से उनको ऑफर दे दिया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मीडिया वाले बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो इन सवालों को शांत करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ये जवाब दिया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इससे पहले तो इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अचानक उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया है, इससे साफ ये जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि सियासत में कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता है, वो भी सियासत के माहिर खिलाड़ी यानी लालू प्रसाद यादव अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो पक रहा है। और अब क्या कुछ दिनों का ही इंतजार है जब हम कोई बड़ी खबर देखेंगे, क्योंकि बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ दिल्ली की सत्ता भी इससे बदल जाएगी, क्योंकि दो बैसाखियों में से एक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को यह पता है ये आखिरी उनकी पारी है और इस आखिरी पारी में वो फुल बार्गेनिंग के साथ अपनी सत्ता को वो चलाना चाहते हैं। वो उनको ये पता है कि उनको हो सकता है कि कम सीटें दी जाएं और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह वो लड़े और उसके बाद अगर वो महाराष्ट्र की तरह ज्यादा सीटें जीत कर आ जाती है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि अगर जेडीयू बीजेपी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अगर उनकी सत्ता में वापसी हो जाती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इस बार किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले से तय था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और ये पूरी तरीके से भाप गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को यह भी पता चल गया है कि लल्लन सिंह और संजय झा के साथ मिलकर बीजेपी क्या कुछ खेल कर रही है और बीच में तमाम तरह की कोशिशें की गई कि किस तरह से पार्टी को तोड़ा जाए, सांसदों को तोड़ा जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्या उसका इशारा नीतीश कुमार को एक बार फिर से मिला और यही वजह है कि नीतीश कुमार नाराज है और कोई बड़ा फैसला मकर संक्रांति के बाद वो कर सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं
स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ आनंद कुमार जी हैं, जाना माना चेहरा है, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार झारखंड की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो समाजवादी तो हैं ही और लालू प्रसाद यादव और जेडीयू की सियासत को बहुत अच्छे से वो जानते और परखते हैं, और लालू प्रसाद यादव के साथ तो वो रहे भी हैं। डॉक्टर सुनीलम जी, आपका भी स्वागत। शुरुआत में सुनीलम जी आपसे ही करना चाहूंगी, ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये बिना आग के धुआं है, या आग तो है लेकिन उसकी लपटें कितनी दूर तक जाएंगी और किस किस को जलाएंगी, इसका इंतजार हमें करना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में आपने पूरा ब्रीफ तो दे दिया है। अब लालू जी ने जो कुछ बोला है वो उनकी सदिच्छा है, उनकी इच्छा है, या उसके अंदर वास्तव में कुछ कंटेंट है, इसको ही लेकर के पूरी बहस है। लालू जी ये कहते रहे हैं कि उनके मित्र नीतीश के पेट में दांत है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है, नीतीश जी के बारे में, कि एक हाथ जो करता है उसकी खबर दूसरे लोगों को नहीं लगती है। अभी जो स्थिति है उसके अंदर उनके जो क्लोज एड्स जिसे कहा जाता है, वो लोग तो उसको पूरा पर्सनल लेवल के ऊपर भी डिनाई करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये ख्वाब देख रहे हैं लालू यादव जी, और अपने बेटे के लिए वो कुछ रास्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसकी जानकारी भी उनके पास कुछ नहीं है। और क्योंकि इस बार जो है दिल्ली में आमतौर पर जब वो दिल्ली जाते हैं तो उनके आसपास उनकी जो एक कहा जाए कोटरी लोग कहते हैं उसको, उनमें से दो नाम तो आपने भी यहाँ पर लिए, वो लोग उनके आसपास रहते हैं। लेकिन इस बार जब वो गए तो वो अकेले ही होकर के आ गए हैं। तो इसका भी बहुत एक बड़ा संदेश उन्होंने पार्टी के अंदर भी देने का काम किया है, क्योंकि ये वाली बात तो अब जग जाहिर हो गई है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका है काम करने का, फंक्शनिंग करने का, उसमें जिसको साथ लेके चलते हैं उसी को तोड़ते हैं। और आपने बता ही दिया महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने क्या किया था। अकेले उनके साथ नहीं किया, एनसीपी के साथ भी उन्होंने किया, और भी लोगों के साथ में। आपको मालूम है रामविलास पासवान जी जो उनके बहुत लॉयल रहे, करीबी रहे, उनकी पार्टी को तोड़ा। पहले उन्होंने चाचा का इस्तेमाल किया, फिर भतीजे का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसका एक तरीके से ये बांटो और राज करो वाला जो उनका तौर तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, इस बात को नीतीश जी अच्छे तरीके से जानते हैं। जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो इस समय ये देख रहे हैं कि चारों तरफ ऐसे लोगों से नीतीश घिर गए हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एक हिस्सा विलय के ही पक्ष में आ गया है। मतलब उनको ये लगने लगा है कि मोदी जी से जो कुछ मिलेगा अब नीतीश जी के साथ में मिलने वाला नहीं है, इनकी पारी खत्म हो गई है। अकेले हम इस जनता दल यू को नहीं चला पाएंगे, तो क्यों नहीं जो है भाजपा के साथ में ही कुछ लोग तो एकदम मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन जनता दल का जो अपना जनता दल यू का जो अपना मेन स्ट्रीम है वो तो स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ काम करना चाहता है। वो भाजपा के अंदर मर्जर के पूरे तरीके से खिलाफ में है। तो जो एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है जनता दल यू के, उसके चलते इस तरीके की बातें हो रही हैं। और उसी के चलते जो है वो नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कौन कौन है वो सब बाहर आ जाएं। क्योंकि एक बार जब इस तरीके का बयान आया है तो तमाम सारे लोग बयानबाजी करना शुरू करेंगे, कौन साथ है कौन साथ नहीं है, ये वाली बात भी एक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मामला केवल जनता दल यू के ऊपर टिका हुआ नहीं है। जनता दल यू जो है उसके सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लेना चाहती है, ये वाली बात तो एकदम साफ है। उसके ऊपर मतलब लगभग काम पूरी तरीके से हो चुका है, वो लोगों के सामने आना बाकी है। लेकिन चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है। अब वहां पर भी ये है कि एक तो पहले से ही वो अपने हाथ में सरकार ले लें, या चुनाव के बाद में सरकार उनकी बन जाए, इसके लिए वो काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने दो ऑप्शन है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो उनको लगता है कि जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कर लिया, पहले दोनों पार्टियों को तोड़ा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा इस्तेमाल किया, 50-50 करोड़ वाले विधायक गए, और फिर उसके बाद में उनकी सरकार जो है वो को चलने दिया गया, फिर उन्हीं को पार्टी मान लिया गया।
और फाइनल राउंड में चुनाव के अंदर उन्होंने जो कुछ किया वो सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये तय करना है कि वो जो कुछ बाद में करना चाहती है, जिसकी जानकारी नीतीश जी को भी है कि इस बार उनको शिंदे बनाने की पूरी कोशिश होगी, कोशिश कर उसमें सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उसमें एक गणित काम कर रहा है। वो गणित ये काम कर रहा है कि किसके साथ में ज्यादा सीट लेने की पॉसिबिलिटी है। मोटे तौर पर 100 सवा 100 सीटें अगर मान लो बीजेपी के साथ में उनको मिलती हैं, तो उसके अंदर वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो जाकर के आरजेडी के साथ में लालू मतलब तेजस्वी के साथ में अगर फिर से वो सरकार बनाते हैं, उनके साथ में चुनाव लड़ते हैं, तो उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। वो अपनी सीटें मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। उनको बात ये वाली बात भी समझ में आ गई है कि एक जिस तरीके से जो इस्तेमाल हुआ था चिराग पासवान का उनके खिलाफ में, खुद जो है मोदी जो है उन्होंने किया था, उसी तरीके से इस बार प्रशांत किशोर का इस्तेमाल होने वाला है पूरी तरीके से कट्टू साइज करने के लिए नीतीश कुमार का। तो वो उनको अपने कैलकुलेशन भी हैं। इस बीच में ये जो हो गया पूरा का पूरा बाबा साहब अंबेडकर को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, उससे उनका महादलित जो वोट है वो भी उससे डिस्टर्ब हो सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिंगर क्रॉस्ड, अभी जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अपनी तरफ से लालू यादव जी ने ऑफर दे दिया है। उस ऑफर को ऐसा कोई रिजेक्ट करने का काम नहीं किया जा सकता। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि लालू यादव जी इतने हल्के फुल्के, वो ये ठीक है कि उनकी इमेज ये है कि वो कुछ भी मजाक करते हैं, लोग जो है उनकी मजाक को भी जो है उसी तरीके से लेते हैं। लेकिन जो उनका ये पॉलिटिकल बयान है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर उसमें कुछ दम नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी फिर उसको एक तरीके से एंडोर्स करने का काम नहीं करती। मैं ये भी मान के चलता हूं कि जो भी बयान जो है लालू यादव जी ने दिया है, ये पहले से कांग्रेस की कंसेंट के साथ दिया होगा। क्योंकि लालू यादव जी एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म के सवाल को लेकर भी और कांग्रेस के सवाल को लेकर भी कभी उन्होंने किंतु परंतु इधर उधर करने का काम नहीं किया, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मुझको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ में अलाई नहीं किया होता और कांग्रेस के साथ में हर समय नहीं खड़े होते, तो जो उनकी दुर्गति की गई, मतलब न्यायालय के माध्यम से, सजा के माध्यम से जो जो कुछ हुआ, शायद उतना अधिक नहीं होता अगर वो इंडिपेंडेंट प्लेयर होते और वो उस तरीके से यूपीए की एक रीढ़ के तौर पर वो नहीं खड़े होते। तो अभी तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा जी। सा इंतजार करना पड़ेगा। और जो है भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब अपनी तरफ से कहती है, उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करेगा। वो जो करना चाहती है वो सबके सामने आ गया है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, ये वाली बात एकदम साफ है। उन्हें अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। अगर चुनाव के अंदर उन्हें कुछ हासिल करना है तो उस लक्ष्य को वो कैसे हासिल करेंगे, जो है ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी विश्व जी। आनंद जी, ये लड़ाई नीतीश कुमार की चुप्पी और जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग वो कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए है। क्योंकि अगर ये आइडियोलॉजिकली होता तो वो बीजेपी में जाते ही नहीं। उनको ये पता है कि बीजेपी की लाइन क्या है। वो बीजेपी के साथ फिर हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरह की सियासत करते हैं। और महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे से लेकर 2024 का पूरा कैंपेन जितना कम्युनल हो सकता था, शायद अब तक के पूरे चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे जहरीला और सबसे सांप्रदायिक कैंपेन हमने देखा। और उसके बाद महाराष्ट्र में कटेंगे बटेंगे, उसके बाद उनको कामयाबी मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला वो बिहार में भी अपना सकते हैं बीजेपी, क्योंकि वो तो उसी अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत पर ही है। और हर मस्जिद के नीचे मंदिर वो ढूंढ ही रहे हैं, वो तमाम चीजें हो रही हैं। ये भी अनकंफर्टेबल तो नीतीश कुमार को कर रहा होगा, क्योंकि जो एक पसमानदा मुसलमान है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वो उनका वोट बैंक रहा है। दूसरी तरफ ओबीसी और जो अगड़ा है वो बीजेपी का वोट बैंक रहा है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन बन के बिहार में वो सत्ता हासिल करते हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई सत्ता हासिल करने की आइडियोलॉजिकल आपको लगती है, या आपको लगती है ये पार्टी बचाने की है और वो आप अपनी आखिरी पारी ढंग से खेलना चाहते हैं,
ताकि बहुत सारे नेताओं को, ज्यादातर नेताओं को ये वो रहता है कि इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। क्या वो उस तरह से भी क्या सोच पा रहे होंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार कोई आज बीजेपी के साथ नहीं आए। नीतीश कुमार तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एनडीए में है, उनकी सरकार में मंत्री रहे, और जितना सत्ता सुख उन्होंने बीजेपी के साथ रह के भोगा है, उतना तो अकेले या आरजेडी के साथ रह के नहीं भोगा है। दूसरा, हम लोगों को यह देखना होगा कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं, किस लिए बदलते हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए बदलते हैं। तो क्या आरजेडी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? हम तो ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या अगले चुनाव में बीजेपी उनको बनाएगी या नहीं बनाएगी, या उनका शिंदे वाला हाल तो नहीं कर देगी। लालू क्या करेंगे उनके साथ? तेजस्वी कुछ दिन पहले कह चुके हैं या वो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए, उनकी कोई प्रासंगिकता बची नहीं। और 4 दिन के बाद लालू जी का बयान आता है कि हम उनको माफ करने के लिए तैयार हैं, वो आ जाए तो उनका स्वागत है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बयान है? क्योंकि लालू भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आगे समर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका मुख्य मकसद तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, उनका मकसद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। और नीतीश कुमार इससे पहले जब आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब हम अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बना रहे हैं। तो क्या अपने बयान पर स्टैंड करते हुए अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं, तो क्या वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएंगे? ये सब कुछ ऐसे सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि अगर जेडीयू और आरजेडी का मिलन हो जाता है तो नीतीश कुमार को क्या हासिल होगा, इस पर भी एक मन चाहिए। क्योंकि हम लोग एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी उनको क्या देगी या उनकी पार्टी टूट जाएगी, तो मुख्यमंत्री अभी भी है, बहुत से बहुत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो गठबंधन बदलने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और अगर नीतीश पलटी मार जाते हैं तो उनको सबसे पहले तो केंद्र की सरकार से समर्थन वापस लेना होगा, और उनके समर्थन वापस लेने भर से सरकार नहीं गिरेगी। मोदी की सरकार तब गिरेगी जब चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन ले लेंगे। और नीतीश कुमार के जीवन की जो अंतिम इच्छा बच गई है, वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी कि पूरा इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार होगा? इंडिया अलायंस को बनाने वाले, उसकी नींव रखने वाले, उसकी परिकल्पना करने वाले नीतीश कुमार ही थे, और उन्होंने अपने पद से नीचे जाकर, अपनी हैसियत से नीचे जाकर, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जो उन्होंने इंडिया अलायंस बनाने के लिए खटखटाया नहीं था। लेकिन बाद में हुआ क्या? लालू जी ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दे दी। वो दूल्हा बनना, उनको वो लिटरली दूल्हा नहीं बना रहे थे, उनको इसका दूल्हा बना रहे थे। फिर राहुल गांधी कांग्रेस ने टेक ओवर किया। अब लालू जी का बयान ममता बनर्जी के लिए कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि उनको नेता बना देना चाहिए। तो लालू प्रसाद भी पत्ते खेल रहे हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं को प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एश्योरेंस कौन देगा कि अगर ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बिहार में सारी लड़ाई सबसे बड़ा दल बनने के लिए है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी उनको 120 सीटें दे, खुद 90 सीटों पर लड़े, और बाकी बची जो 34 सीटें हैं, 33 सीटें हैं, उनमें वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एडजस्ट करे। भाजपा चाहती है कि हम आपको एक मुश्त सीटें दे देते हैं, आप उनको एडजस्ट कीजिए। बात इस पर फंसी हुई है। लेकिन क्या आरजेडी नीतीश कुमार को भाजपा से ज्यादा सीटें देगा लड़ने के लिए? क्योंकि 2010 का चुनाव परिणाम देखिए, 2014 का देखिए, 2020 को देखिए, सारे दलों को अपनी हैसियत पता चल गई है कि वो अकेले दम पर कहां टिकेंगे जाकर। तो हर आदमी को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसको सत्ता के नजदीक ले जा सके। भाजपा के लिए भी नीतीश जरूरी है, आरजेडी के लिए भी नीतीश जरूरी है, और यही कारण है कि नीतीश को अपने खेमे में लाने के लिए ये सब बयानबाजियां चल रही हैं। लेकिन नीतीश क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। जैसा सुनीलम जी ने कहा कि उनका बायां हाथ क्या करता है, दाहिने को नहीं पता होता है। पार्टी में टूट का जहां तक खतरा है, ये इधर भी है और उधर जाने पर भी है, क्योंकि जदयू का एक ऐसा धड़ा है जो भाजपा के साथ रहना चाहता है, एक ऐसा धड़ा भी है जो चाहता है कि आरजेडी के साथ चला जाए। दूसरा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ा, और जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, आनंद मोहन को उन्होंने जेल से रिहा कराया, उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट लिया, वो सीट पे जहां बीजेपी की सीट थी उससे बार्गेन सीट लिया उन्होंने, उनकी पत्नी को लोकसभा भेजा। आनंद मोहन के बेटे को उन्होंने अपने साथ जब वो जा रहे थे आरजेडी में, तो उनके बेटे जो आरजेडी के विधायक थे, फिर वो उनके नीतीश के साथ आए, बीमा भारती को लेकर आए। तो 3-4 विधायक ऐसे हैं जिनके दल बदल का मामला अभी तक फंसा हुआ है। उनका क्या होगा? अनंत सिंह जैसे लोगों का क्या होगा जो नीतीश के साथ अभी आ गए, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे? इन सब चीजों पर भी बहुत मुकम्मल विचार करना होगा। ऐसा कोई
समीकरण नहीं है जो अचानक नीतीश कुमार को लाने को मजबूर कर दे आरजेडी। तो इन सब चीजों पर हमको ध्यान रखना होगा और मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज्यादा कोई नीतीश कुमार की तरफ से कोई विचार चल रहा है। ये सारा विचार जो चल रहा है ये एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव चूंकि होने वाले हैं तो जनता के बीच भी एक संदेश जाए कि नीतीश कुमार अवसरवादी नेता है, कभी भी किधर चले जाएंगे। तो एक संदेश देने की भी कोशिश हो रही है। और दूसरा, नीतीश भी चाहते हैं कि थोड़ा सा हम भी आजमा लें जैसा सुनील की तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं आती है और उसके हिसाब वो अपनी तय करें। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार की गाड़ी निकलती है हज की तरफ और चली जाती है राजभवन की तरफ और रातों रात को पाला बदल देते हैं। आरिफ मोहम्मद खान का जो इतिहास है, जिनका बैकग्राउंड है, उसको भी ध्यान में रखना होगा कि नीतीश कुमार अगर ऐसा कोई फैसला भी करते हैं तो क्या राजभवन फिर भी उसी तरह से बैठकर देखता रहेगा? आखिर आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजे जाने का कोई कारण होगा। कुछ मोदी ने इन सब बातों पर भी गौर किया होगा जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ऐसी किसी संभावना को रोकने के लिए ही आरिफ मोहम्मद खान को वहां भेजा गया हो। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी बहुत डेवलपमेंट होना है। और जैसा सुनीलम जी कह रहे थे कि हमें अभी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर बहुत काम होना बाकी है। जी, तो इस तमाम सवालों का अगर कोई एक शख्स जवाब दे सकता है वो है नीतीश कुमार, और उन्हीं नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई है और उन्हीं की चुप्पी पर ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि जब इतने महत्वपूर्ण इश्यूज चल रहे हैं, आप बिहार जैसे राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, आप केंद्र में भी आपके समर्थन से सरकार चल रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह का बयान, उसके बाद उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी, एनडीए की बैठक होती है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं, दिल्ली आते हैं बिना किसी बीजेपी के नेता से मिले हुए चले जाते हैं और खबरें ये फैलती हैं कि कांग्रेस के किसी शीर्ष नेता से उनकी मुलाकात हुई है, गुपचुप मुलाकात हुई है। जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तब भी वहां कोई कैमरा नहीं होता, सिर्फ गाड़ी ही दिखने को मिलती है और वहां अंदर वो किससे मिले, कौन वहां पर कोई क्या नेता था क्या नहीं था, ये इस बात की खबर भी कोई नहीं आती। सिर्फ सूत्रों के हवाले से कयास जो है उनका बाजार गर्म हो जाता है और उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं कि इसी साल चुनाव है आखिर में बिहार में, क्या उससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? और इन सब का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वह है सिर्फ नीतीश कुमार। क्या लल्लन सिंह अगर कोई जवाब देते हैं या संजय झा की तरफ से कोई जवाब आता है, सुनीलम जी, इसके कोई मायने हो सकते हैं? क्योंकि इनको तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। इतनी चाहे वक्फ बिल की बात हो चाहे कुछ और हो जिस पर नीतीश को बोलना चाहिए, उस पर लल्लन सिंह और संजय झा बोलते हुए नजर आते हैं और एक तरह से ये माना जाता है कि पूरी तरीके से वो बीजेपी के कंट्रोल में है। यही सब क्या चीजें हैं जो नीतीश को परेशान कर रही हैं, जो नीतीश को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और फिर उसके बाद उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री फिर बना दिया जाए, जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा है। ये तमाम चीजें तो उनके जहन में है ही, क्योंकि पिछली बार का भी देखें तो पिछली बार भी बहालत मजबूरी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी वो बनाना नहीं चाहती थी और अब भी नहीं बनाना चाहती। और ये बात तो तय है कि अगर मान लीजिए 0.1% अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार आ जाती है तो नीतीश को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और नीतीश को यह भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है बड़े पैमाने पर, केंद्र की भी है और राज्य की भी है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कभी भी आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है। बेरोजगारी, महंगाई है और इसके साथ साथ संविधान का मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, ये सब कुछ भी तो है। जी, विशेष मुझको ऐसा लगता है कि देखिए, जो ये वाली बात कही जाती है, मतलब बाजार के अंदर ये सबको मालूम है कि ये सब लोग जिनके अभी आपने नाम लिए वो सब भाजपा की ओर से जो है एक तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को इतने भाजपा के करीब में बैठा करके रखा है ताकि हर किस्म के मूव जो हैं उनकी जानकारी के अंदर आ सकें। ये भी एक किस्म का स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बताने का काम करता है कि वो हैं तो नीतीश जी के, लेकिन उनकी सहमति से, उनकी कंसेंट से ही वो भाजपा के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करने का काम
वो कर रहे हैं। तो लल्लन सिंह जी से अगर पूछेंगे या जेडीयू के आप किसी से भी पूछेंगे तो वो तो इसे आउटराइट रिजेक्ट करने का काम करेंगे, जो कुछ भी बातचीत चल रही है। लेकिन हम उसको रिजेक्ट करने का काम नहीं कर सकते। ये भी एक बात जो अभी आरिफ मोहम्मद खान है और जो उनका आरिफ साहब का जो मिलना है लालू यादव जी से मिलना और ये कहना हमारे सब पुराने सहयोगी हैं, हमारे पुराने साथी हैं। भाजपा का एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि हमको किस स्थिति में ज्यादा लाभ है। हम जब मतलब एक तो ये है कि आनंद जी ने जो कहा मैं उससे पूरा सहमत हूं कि एक तरीके से नीतीश कुमार मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है ना। तो इसलिए दोनों को उनके ऊपर जैसे कहते हैं डोरे डालने का काम है, उनको एक साथ लेके चलने की कोशिश उन्हें करनी है, दोनों की मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि लक्ष्य सीधा सीधा जो है वो 270 पे पहुंचना है, जिसके अंदर इनके जो सांसद हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण एक नंबर के अंदर उनका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो एक तरफ तो वो ये चाहते हैं कि हमारे पास में उनका नंबर आ जाए, दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाए भारतीय जनता पार्टी का, दोनों काम किस तरीके से हो जाएं। और यही बात अभी जो बात आनंद जी ने कही कि जो है लालू जी भी चाहते हैं कि भाई बेटे का भी कुछ काम बन जाए, बेटा अकेले का तो करने की स्थिति में है नहीं, तो बेटे का भी काम बन जाए और नीतीश जो है उनसे भी मुक्ति मिल जाए। तो दोनों तरफ जो है जो लोग हैं, ये वाली बात एकदम साफ है कि एक तरफ वो मजबूरी है और दूसरी तरफ ये है कि एनडीए भी उनसे मुक्ति चाहता है और इधर भी लोग मुक्ति चाहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी के साथ में, ये बात को किस आनंद जी बता पाएंगे कि पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है नीतीश कुमार जी छोड़ गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो उन्होंने कहा कि उनका जो आखिरी ख्वाब है, आखिरी जो सपना है देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का, उस सपने को कांग्रेस पार्टी ने कोई कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया। और जब उनको ये दिखा कि भाई यहाँ पर मेरा कोई भविष्य ही नहीं है, भले ही उन्होंने उसको तब फिर उन्होंने जो है ये एक तरीके से हटे वहां से आरजेडी के साथ से और इसके साथ में फिर से वो बीजेपी के साथ में आ गए। तो अब ये जो सवाल एक है, क्या इंडिया गठबंधन इसके ऊपर पोजीशन लेने का काम करेगा? आपको देखिए है तो मामला मैं मतलब बहुत अगर क्रूडली कहूं तो कॉर्पोरेट का मामला है। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं वो इसके अंदर बीच में नेगोशिएट करते रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकार का जो लाभ और हानि है वो उन्हीं को होती है। बाकी सब तो ठीक है, पार्टी है, पार्टी के वर्कर्स हैं, पॉलिसी है, वो सब कुछ है। लेकिन जो डायरेक्ट जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट या बिजनेस इंटरेस्ट रहता है वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का होता है। सवाल ये है कि नीतीश के लिए तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति होगी नहीं, तो क्या फिर मामला जाएगा कि देखिए अखिलेश यादव जो हैं उनको परेशानी नहीं होगी, जो है ममता बनर्जी हैं उनको परेशानी नहीं होगी, लेफ्ट वाले लोग भी पूरी स्थिति को देख करके मान जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली के जो भी एक गेम प्लान है उसके लिए वो मानते हैं या नहीं मानते। अगर कांग्रेस पार्टी वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ अगर जो है चंद्रबाबू नायडू जी, उनके साथ तो नेगोशिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिसमें कॉर्पोरेट के प्रमुख लोग उसके अंदर शामिल हैं, तो वो तो बातचीत हो सकती है। लेकिन नंबर 1 की पोजीशन जो है नायडू तो अभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि उनका भी ख्वाब वही है और अभी का नहीं है, जब वो चेयरमैन हुआ करते थे जब सरकार थी तब का उनका वो ख्वाब है कि वो जो है वो भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये भी है कि दोनों का रिश्ता, नायडू जी का रिश्ता और नीतीश जी का रिश्ता बहुत अच्छा है। उन दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग आपको याद है जिस समय सरकार बनाने की बात थी, अगर ये वाली बात दोनों के बीच में तय हो जाती कि दोनों जो है 2.5 साल देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। इसमें कहीं कोई मतलब शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो नहीं हो पाया। दोनों लोगों को लगा कि अपने चीफ मिनिस्टर बचा करके रखना, अपनी पार्टी को बचा के रखना वो जो है प्राइम मिनिस्ट्री से ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने प्रेफर वो नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये मेरा फिर से कहना वही है, बहुत सारे इफ एंड बट हैं और पूरा का पूरा जो है हमको ये देखना होगा कि मतलब जिसे कहते हैं कि नापतोल करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनकी पार्टी को किसके साथ में चुनाव लड़ने से
फिर से उनको चीफ मिनिस्ट्री मिल जाएगी, इस कैलकुलेशन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि वो तय करेंगे। अन्यथा अगर इंडिया गठबंधन ये तय कर लेता है कि वो नीतीश कुमार के लिए नंबर 1 की पोजीशन देने के लिए तैयार है अपने जो उसके 234 सांसद हैं उसके साथ में, तब जरूर बात बन सकती है, तब जरूर स्थिति तत्काल बदल सकती है। उसके पहले तो फिर इंतजार काफी लंबा करने की बात है। जो जो चुनाव नजदीक जी आता जाएगा तो इस तरीके की बातें और ज्यादा आपको सुनने के लिए मिलती जाएंगी। जी जी। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को अमित शाह भी बिहार जा रहे हैं। क्या उसके बाद नीतीश कुमार के कुछ स्वर बदले हुए नजर आएंगे? क्या अमित शाह अगर मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको मना सकते हैं? क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आके, हालांकि उन्होंने बीपीएससी की बात की, लेकिन सिर्फ बीपीएससी की बात तो अंदर नहीं होगी, ये भी साफ तौर पर पता है। तो तमाम तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। ये साफ तौर पर लग रहा है कि नीतीश कुमार को मनाया जा रहा है। ये क्योंकि जैसे ही अमित शाह का बयान आता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और जब उप मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी, उसके बाद से आप ये देखें कि लगातार पूरी फौज जो है बीजेपी की उतार दी जाती है नेताओं की, और लगातार वो कहते हैं कि नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन ये नहीं कहा गया कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नेतृत्व में तो चुनाव शिवराज सिंह चौहान के भी लड़ा गया था, वसुंधरा राजे के भी लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सब हमने देखा। उनकी योजनाओं का फायदा उठाया गया और सरकार जब आई तो उनको दूध में मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया गया। तो जब वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, इतने कद्दावर चेहरों के साथ ये कर सकते हैं, तो वो नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? जब वो उद्धव ठाकरे के साथ कर सकते हैं तो वो नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल एकदम सामने सवाल है। क्या आनंद जी, खेल करने से पहले क्या खेल खुल गया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश के साथ जो खेल होना था उससे पहले ही वो खेल खुल गया है? और क्या नीतीश इस कंडीशन में है कि वो इस तरह की बार्गेनिंग कर सके? क्योंकि साम दाम दंड भेद की सियासत बीजेपी करती है। बीजेपी अपने खुद के नेताओं के साथ क्या कर देती है वो भी हमने देखा है, बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ वो क्या कर देती है वो भी हमने देखा है। तो नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या महाराष्ट्र बिहार से अलग है? और क्या अभी आपको लग रहा है कि वाकई में बीजेपी और नीतीश के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्या आपको आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन इतना मजबूत आपको नहीं लगता कि वो भी सरकार बनाने की स्थिति में हो 2025 में? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश इस स्थिति में है, इसलिए वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अगर वो इस स्थिति में नहीं होते तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बयान आता है या उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको लग जाता है। नीतीश बिल्कुल आश्वस्त हैं और वो दोनों खेमों को भांप रहे हैं कि उनको क्या हो रहा है। जहां तक पार्टी तोड़ने की बात है, अगर भाजपा में ये क्षमता होती तो वो तोड़ चुकी होती, लेकिन ये भी आपको मान के चलना होगा कि नीतीश के रहते आप जेडीयू को नहीं तोड़ सकते, उसके सांसद अभी नहीं तोड़ सकते। इसका खामियाजा बिहार में बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। जो बिहार की जो सोशल इंजीनियरिंग, जो बिहार का जो सोशल फैब्रिक है, इसलिए नीतीश जरूरी है। सुनीलम जी ने अभी कहा कि देखिए, नीतीश दोनों तरफ जरूरी है, इसलिए कोई उनको नाराज करने नहीं चाहता है, उनको ऑफर दिया जाता है। यही कारण है कि जब तेजस्वी ने एक तल्ख बात कही तो तुरंत लालू प्रसाद ने उसको करने की कि हम माफ कर देंगे या हमारे साथ आ जाएंगे तो हम स्वागत करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर जरूरत जरूरी नहीं होते तो फिर लालू का बयान भी उसी तरह से आक्रामक होता है। लेकिन नीतीश जरूरी है, और नीतीश के बिना अभी फिलहाल बिहार में कोई दल सरकार बना नहीं है, कोई गठबंधन स्थिति बनी है। बीजेपी की अगर बीजेपी लड़ेगी, उसकी हालत आप देख लीजिए क्या होने वाली है। या आरजेडी, लालू और वामदल भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई एक दल या कोई एक गठबंधन स्थिति में है विदाउट नीतीश। ये अभी स्थिति कुछ दिन रहेगी। तो ये नीतीश भी देख रहे हैं कि मुझे किस तरफ जाना सही है, क्योंकि आइडियोलॉजी उनकी स्थापित आइडियोलॉजी है। लोग उनको जानते हैं नीतीश किस नेचर के व्यक्ति हैं, तो उनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रहेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। 25 साल से वो इन्हीं शक्तियों के साथ में रह रहे हैं, बीच में कुछ दिन इधर उधर हो जाते हैं। तो बिहार में भी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जहां तक महाराष्ट्र की बात और बिहार की बात है, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है। एकदम जातियों पर आधारित राजनीति है। यहाँ कोई कोई शुगर लॉबी या कोई अलग अलग प्रदेश नहीं है। बिहार में सिर्फ जाति की राजनीति चलती है, और जिस जाति पर जिसका वर्चस्व होता है उस तरह से चलता है। तो नीतीश कुमार अभी फिलहाल स्थिति में है कि दोनों पक्षों को अपने हिसाब से चला सके
और जिस तरफ उनको बेहतर ऑप्शन दिखेगा वो उसी तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा अगर नहीं सफल होगी तो वो जरूर चाहेंगे कि जहां से उनको मुख्यमंत्री बनने में सुविधा होगी वो वहीं जाएंगे। वो आरजेडी बना दे उनको या फिर उनको बीजेपी बनाए। इंडिया अलायंस की तरफ से वही बात है, जैसा सुनील जी ने कहा कि क्या कांग्रेस मानेगी नीतीश कुमार के नाम पर, और क्या नीतीश कुमार इस चीज को भूल जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं वो भूलते नहीं है चीजों को। इंडिया अलायंस को जब वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, क्या नीतीश कुमार माफ करेंगे और क्या यकीन करेंगे, क्या कांग्रेस उनको ये भरोसा दिला पाएगी? ये सवाल कांग्रेस से भी होना चाहिए कि क्या आप अगर नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहते हैं, अगर आप ऑफर दे रहे हैं, लालू प्रसाद के बयानों में अपना शब्द मिला रहे हैं, तो क्या आप नीतीश कुमार को ये भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप हमारे साथ आए तो हम आपके साथ कोई अच्छा सलूक करेंगे, आपको प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है वो बनाने के लिए कांग्रेस तैयार है? ऐसा कोई आश्वासन अगर उनको मिलेगा तो मुझे लगता है तब नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कोई पहल होगी, ऐसा सोच सकते हैं। उसके बिना नीतीश कुमार फिलहाल तो कुछ नहीं करने जा रहे। जी जी, तो जब तक कोई बम्पर ऑफर उनको नहीं मिलता है इस पूरे चुनावी सीजन में, तब तक वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। वो उनको प्रधानमंत्री बनाने का हो, ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनको डेप्यूटी पीएम बनाया जाता है शायद उस पर भी वो मान जाए, लेकिन ये तमाम पॉसिबिलिटीज तब होंगी जब केंद्र में कोई खेल हो सकेगा। तब खाली नीतीश कुमार नहीं, अगर हम ये देखें कि दूसरे छोटे छोटे दल हैं, चाहे नायडू को छोड़ भी दें, अगर वो भी बीजेपी का साथ छोड़कर अगर इधर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा खेल हो सकता है। संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जाता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और लगातार कई जोशी तो ये कहते हुए नजर ही आ रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स होंगे और नरेंद्र मोदी जो है पिछले 5 साल तक सत्ता पर काबिज नहीं रहेंगे। तो इसकी भी तमाम जो संभावनाएं हैं उनको भी तलाशने की जरूरत है। 75 साल तो इस बार पूरे हो ही जाएंगे और संघ के बीच में और बीजेपी के बीच में जो कुछ चल रहा है वो भी सबके सामने है। तो अभी ये साल जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए भी कांटों भरा है, केंद्र के लिए भी आसान नहीं है, और जो संघ की और बीजेपी की टसल चल रही है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सब पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन फिलहाल जिस पर सबकी सबसे ज्यादा निगाह है वो है नीतीश कुमार। देखते हैं कब वो अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आनंद जी आपका, सुनील जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।